आपने कहा कि नीचे के लेवल पर ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं तो आप बहराइच, मैं लखनऊ में जब नवभारत टाइम्स में था, आप आए भी थे। वो दौर सही आप कह रहे हैं, उस समय ऐसा था कि नहीं था, लेकिन 86 में जब आपने छोड़ा, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सही है। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मुझे अभी हेमंत शर्मा ने जो किताब लिखी है राम फिर लौटे, उसमें आपका जिक्र है। उसमें जिक्र यह है कि जो आपने भाषण 70 मिनट का संसद में दिया, बहुत ही अच्छा भाषण था। उसमें है कि राजीव गांधी जी ने उसकी बड़ी तारीफ की आपसे, खत लिखा। हाँ, खत लिखा। तो चूंकि लोग ये समझते हैं कि उसी बात पर विरोध के चलते आप बाहर हुए, आपका जब इतना उन्होंने समर्थन दिया, तब वो आखिर बात क्या हुई? वो किस लॉबी के प्रभाव में आकर के जो आपका स्टैंड था उससे वो मुकर गए और आपको छोड़ना पड़ा? मेरे ख्याल से वो, देखिए, एक कारण कभी नहीं होता किसी भी बड़ी घटना का, कई सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मेरी समझ में, मैं मुख्य कारण कह रहा हूँ, अकेला कारण नहीं कह रहा हूँ, वो बात है, वो मानसिकता है जो उस वक्त राजनीतिक दलों में काम कर रही थी, जिसका जिक्र जिस दिन इस्तीफा देने के अगले दिन जब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई 7-8 घंटे बैठना पड़ा, और मुफ्त अलग अलग बड़े, बहुत हमदर्दी में, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी बात की बहुत हमदर्दी के साथ बात की, तुम्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए, तुम्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए। तो सबसे आखिर में माननीय नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम समझते नहीं हो, तुम बहुत प्यार से, कोई उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, बहुत प्यार से उन्होंने कहा तुम बहुत ज़िद्दी आदमी हो। अब तो शाहबानो भी बदल गई, उसने भी कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये धर्म के विरोध। मैं कहा, मैं शाहबानो की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ साहब, मैंने 59 मिनट का भाषण था लोकसभा के अंदर, मैंने ये 59 मिनट में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं से भी इस्लामी शिक्षा को जो कुरान में है उसको आहत नहीं करता है, बल्कि खुद कुरान में ये कहा गया है कि वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाकशुदा औरत को भी उसको ऐसा कुछ करो, उसको दो, जिस उस ज़माने में आप किस्तों में तो दे नहीं सकते थे, बैंक तो होते नहीं थे उस ज़माने में, तो मता कहा, मता कहते हैं मालो दौलत को, उसको इतना दे दो ताकि वो अपने आत्मा को और अपने शरीर को इकट्ठा रख सके। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो भी बदल गई। मैं कहा, मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, जिसका जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उस वक्त लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, हम तो पॉलिटिक्स में हमें वोट चाहिए, ये पूरा समूह हमें वोट करता है, हम इनको क्यों डिस्टर्ब करें, और अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या समाज सुधारक हो। इसी बात पर मैं एक बात कह दूं, यही वो चीज़ थी सन 86 के बाद का जो डेवलपमेंट है, जो आप कह रहे थे कि ऊपर पॉलिटिक्स, पहले तो पॉलिटिशियन करते थे, उसी के बाद से ये नीचे जा रहा है। जी हाँ, और वही एक दर्द है, घाव है। अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं बताऊं आपको, सब हम लोग प्यार से रहते थे सारा गांव में, लेकिन वो नासूर बन गया और आज गांव को बड़ा मैला कर रहा है। बिल्कुल सही, प्रॉब्लम ये, बिल्कुल सही। बल्कि मैं उसे दूसरी तरह कहता हूँ, मैंने ये सुझाव, ये मत समझिएगा मैं कह रहा हूँ मुझे ज़्यादा अक्ल है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं मेरा कहने का बात, लेकिन मैंने हिंदी में लिख के दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं कहा, आप संसद में ये कहिए कि भारत भूमि धर्म भूमि, समूह नहीं, अगर कोई एक व्यक्ति भी अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चिंतित होगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन हम ऐसे विषयों पर
उन लोगों को जिनकी विभाजनकारी राजनीति है, जिन्होंने पहले भी देश को बांटा है, हम उसको इजाजत नहीं देंगे कि वो इस देश के समाज को दोबारा से धर्म के नाम पे बांट सके। और मैंने कहा उसके बाद चाहे जो कीजिए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो लोग कह रहे थे कि जो लोग हमारे स्टैंड के विरोधी हैं, खास तौर से मुस्लिम एमपी, उनकी टांगें तोड़ दो। जो लोग ये कह रहे थे, कह नहीं रहे थे, एक्चुअली मेरे ऊपर 5-5 अटैक हुए। जो लोग वायलेंस करा रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवाए जा रहे थे और वो अखबारों में छप रहे थे। तो एक आम आदमी को कोई भी देशों में, कहता हूँ अकेले भारत नहीं, भारत में तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, दुनिया का कोई भी देश हो, 400 से ज़्यादा एमपी हों और सरकार, इंप्रेशन जो गया वो ये गया कि ये मेरिट के आधार, किसी मिनिस्टर ने भी, जो भी लोकसभा में भाषण हुए उसमें भी क्या कहा गया, ये नहीं कहा गया कि मेरिट के आधार पर हम ये कर रहे हैं। कहा गया बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, शांति व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है, वगैरह वगैरह। तो इंप्रेशन क्या गया, जैसे धमकी में आके 400 से ज्यादा मेंबरों का समर्थन जिस सरकार को है, उसने धमकी में आके घुटने टेक दिए। तो वो तो कोई भी देश हो, वहां के नागरिक हो, वो आहत महसूस करेंगे अगर ये लगेगा कि उनकी सरकार मेरिट की बुनियाद पर नहीं, गुण दोष के आधार पर नहीं, बल्कि धमकी में आकर कोई काम करने के लिए अपने आप को मजबूर पा रही है। तो कहीं भी उसकी प्रतिक्रिया आएगी। आप जो बता रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा जो माहौल है उसको लाइट करता हूँ। हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, मैं वहाँ पे आपको आप यहीं पे बैठे रहें, मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और एक तस्वीर आप उसमें से चूज करिएगा। एक सवाल होगा और रैपिड फायर, उसके बाद मैं जयशंकर जी के पास आऊँगा। मैं चाहूँगा ज़रा ज़ोरदार तालियां हो पहले हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। आपको एक तस्वीर चूज करनी है, जरा प्ले करिए। हमारा पहला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। बेहतर राजनेता कौन, राजीव गांधी या राहुल गांधी? मैं इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने में यकीन नहीं रखता और इंडिविजुअल्स पर अपनी उम्मीदें पिन नहीं करता। ठीक, अगला दिखाइए जरा। राम मंदिर आंदोलन में योगदान का क्रम की हम बात कर रहे हैं। आडवाणी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं, मोदी जी हैं, आपकी पर्सनल राय? ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो आदमी जिसने अपनी जान, जिसको कुछ नहीं मिलना था, जिसने अपनी जान दी है, आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप उस दौर के गवाह रहे, साक्षी रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो मुझे तो वो उस दौर में वो लोग भी याद हैं जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ठीक, वो भी याद है। ठीक, आइए